बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दोनों पड़ोसी ममालिक हैं। इनके दरमियान में होने वाली ये पहली जंग थी जिसमें एक फरीक भारत ने अपने से कई गुना छोटे दूसरे फरीक पाकिस्तान पर, जो कि मईशत, रकबे और फौजी लिहाज से हर तरह से भारत से बहुत छोटा था। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और जंग सितंबर 1965 इन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी जंग थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर, जो कि उससे हर लिहाज से कई गुना छोटा मुल्क था, पर जंग मुसल्लत कर दी थी। लेकिन दोस्तों, कोई भी जंग एक ही दिन में नहीं हो जाती, इसके पहले बहुत सी वजूहात मौजूद होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या वजूहात थीं जिसकी बिना पर पाक भारत जंग 1965 हुई। दोस्तों, तक़सीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ख़ासी कशीदगियाँ रहीं। अगरचे बहुत से मसाइल होने के बावजूद सबसे बड़ा मसला कश्मीर ही था, मगर दूसरे सरहदी तनाज़ात भी चलते रहे। मसलन रन ऑफ कच्छ का मसला, जिसने सन 1956 में तूल पकड़ ली। रन ऑफ कच्छ भारतीय गुजरात का एक बंजर इलाका है। इस मसले का इख्तिताम भारत के मुतनाज़ा इलाके पर दोबारा कब्जे से हुआ था। कुछ अखबारात के मुताबिक जनवरी सन 1965 में पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने भारतीय इलाके में गश्त शुरू कर दिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल सन 1965 को दोनों ममालिक ने एक दूसरे की सरहदी पोस्टों के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। इब्तिदा में दोनों ममालिक की सरहदी पुलिस के दरमियान तनाज़ुआत चलते रहे, मगर जल्द ही दोनों ममालिक की अफ़वाज आमने सामने आ गईं। जून सन 1965 में वज़ीर आज़म मुमलिकत मुत्तहदा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम मिस्टर हारोल्ड विल्सन ने दोनों ममालिक को कायल कर लिया कि कशीदगी कम करके अपने मसाइल एक ट्रिब्यूनल की मदद से हल करें। फैसले के मुताबिक, जो बाद में सन 1968 में आया, पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ का 350 मुरब्बा मील यानी 910 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने 3500 मुरब्बा मील यानी 9100 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके का दावा किया था। इसके बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर मज़ीद कशीदगी का बाइस बना था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नताइज खासे ख़तरनाक निकले और दोस्तों, यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से जंग सितंबर सन 1965 वजूद में आई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अगस्त सन 1965 में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें तरबियत याफ्ता कमांडोज़ और मुजाहिदीन को शामिल किया गया था। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में फ़ौज के अलावा ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर की ही फ़ोर्स थी, जिसे उस वक्त आज़ाद फ़ोर्स कहा जाता था। तो दोस्तों, जब भारतीय फ़ौज की जानिब से दरगाह हज़रत बल की बेहुरमती की गई तो कश्मीरी मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया। मकबूजा वादी की हैसियत से मुतालिक भारतीय पार्लियामेंट में पेश होने वाला कानून भी इसकी वजह थी, जिसमें कश्मीरी मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया था और वो आज़ादी के लिए तैयार नज़र आते थे। ये मकबूजा वादी की वो सूरत हाल थी जिसे पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया था। तो दोस्तों, मेजर जनरल अख्तर मलिक की ज़ेरे कमान 6 से 8,000 कमांडोज़ और मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर में दाखिल कर दिया गया और इनकी जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में भारतीय फ़ौज के हेड क्वार्टर पर हमला, मकबूजा वादी के अहम पुलों को उड़ाना, भारतीय फ़ौज के काफ़िलों पर घात लगाकर हमले करना और भारतीय फ़ौज के असला डिपुओं को तबाह करना शामिल था। दोस्तों, इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि बरसरे-पेकार कमांडोज़ और मुजाहिदीन को उकब से कमक पहुंचाने और श्रीनगर तक कब्ज़े तक इस ऑपरेशन को जारी रखने के बारे में कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई थी और यही वजह थी कि कमांडोज़ और मुजाहिदीन ने अपना मकसद हासिल करके वक्ती तौर पर भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया था, लेकिन कमक की अदम दस्तयाबी और दूसरे अवामिल ने उनको बाकायदा अफवाज के सामने बिल्कुल बेबस कर दिया था।
मासवाए गजनवी फोर्स के, जो कि मेजर जनरल मुनव्वर की कमान में राजौरी के इलाके में दाखिल की गई थी और राजौरी, बद्धल, थाना मंडी और मेंढर के इलाकों में भारतीय फौज को शिकस्त देकर काबिज भी हो गई थी। इसके अलावा कोई भी फोर्स अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के नताइज खतरनाक निकले और इसी ऑपरेशन की वजह से जंगे सितंबर सन 1965 वजूद में आई। आम राय के मुताबिक अगर मेजर जनरल मुनव्वर के एहतजाज को मद्देनजर रख कर गजनवी फोर्स को राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी और मेंढर के काबिजशुदा इलाकों से वापस ना बुलाया जाता तो जिब्राल्टर ऑपरेशन कम अज़ कम जनूब में मगरबी कश्मीर के इलाकों में मकसद हासिल करने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि भारतीय फ़ौज मुसलसल कोशिशों के बावजूद गजनवी फोर्स से ये इलाके वापस लेने में बिल्कुल नाकाम हो गई थी। लेकिन नाजरीन, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नताइज खासे ख़तरनाक निकले और इसी ऑपरेशन की वजह से पाक भारत जंग सन 1965 वजूद में आई। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब जंग की क्या सूरत हाल थी। दोस्तों 25 अगस्त सन 1965 को पाकिस्तानी दावों के मुताबिक 5000 से 7000 या भारतीय दावों के मुताबिक 30,000 से 40,000 पाकिस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया था और भारतीय फौज को बताया गया कि 15 अगस्त को पाकिस्तान की जानिब से सरहद अबूर की गई है। इब्तदाई तौर पर भारतीय फौज को काफ़ी कामयाबी मिली और तोपखाने के जरिए की गई गोलाबारी से भारत ने 3 अहम पहाड़ी मुकामात पर भी कब्जा कर लिया था। अलबत्ता अगस्त के आखिर तक दोनों फरीकों की एक जैसी पेशरफ्त रही। पाकिस्तान ने ततवाल, पौंछ और ओड़ी के इलाकों में पेशरफ्त की, जबकि भारत ने हाजी पीर पास में पाकिस्तानी कश्मीर में 8 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। 1 सितंबर सन 1965 को पाकिस्तान ने एक जवाबी हमले का आगाज़ किया जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का मकसद था कि जम्मू कश्मीर के अहम शहर अखनौर पर कब्जा कर लिया जाए, जहां से भारतीय फौजियों तक रसद का रास्ता और मवासलाती सिलसिला काट दिया जाना था। सदर अयूब खान ने हिसाब लगाया कि हिंदू सही वक्त और सही जगह पर खड़े रहने का हौसला बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों देखना ये भी ज़रूरी है कि जंग की हालत में पाकिस्तान का साथ किस किस मुल्क ने दिया था। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। सन 1965 की जंग में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था और इस वक्त इंडोनेशिया के सदर सुइकार्नो ने एक जानिब तो अंडमान और निकोबार के जज़ायर का मुहासरा करवाया था और पाकिस्तान की मदद के लिए फौरी तौर पर 2 आबदोज़ें और 2 मिसाइल बरदार कश्तियाँ रवाना की थीं। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी थी और दूसरी जानिब ईरान ने जंग के दौरान पाकिस्तान को मुफ्त में तेल फराहम किया था, जख्मी फौजियों के लिए अद्वियात भी फराहम की थीं और पाकिस्तान को देने के लिए जर्मनी से 90 तैयारे भी खरीदे थे। दोस्तों ईरान की तरह तुर्की ने भी पाकिस्तानी फौजियों की मदद के लिए नर्सों के ग्रुप भेजे थे। तो दोस्तों यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन पाक भारत जंग सन 1965 में अफवाज की दिफाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की दिफा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से बतरीके एहसन निपटा जा सके। इस दिन स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के अलावा सरकारी दफातर में 6 सितंबर सन 1965 की पाक भारत जंग के शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है और भारत के इस हमले की पसमाई का तज़किरा भी किया जाता है जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के दिफा पर फ़ख्र करता है और ये यकीन रखता है कि पाकिस्तानी फ़ौज हर मुहाज पर सुरखरू है। 6 सितंबर सन 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने से छोटे पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फ़ौजी हमला कर दिया था। इस छोटे मगर गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का इस पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी।
नादरीन, सन 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगे रियासती अवाम और फौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती हैं और जीत भी सकती हैं। पाकिस्तान पर सन 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम की रियासती नुस्खुल ऐन और दो कौमी नज़रिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे जरी कौम ने कमाल वकार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत भी दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी कि उसे दुश्मन का सामना करना है और कामयाबी भी पाना है। जंग के दौरान ना तो जवानों की नज़रें दुश्मन की नफरी और अस्करी ताकत पर थी और ना पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा और कोई मकसद था। तमाम पाकिस्तानी मैदान जंग में कूद पड़े थे। असातिज़ा, तुलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलूकार, डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस के रज़ाकार, मजदूर, किसान और ज़राए अबलाग सब की एक ही धुन थी और वो ये थी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। सितंबर सन 1965 की जंग का जायज़ा लेने से एक हकीकी और गहरी खुशी महसूस होती है कि वसाइल ना होने के बावजूद इतने बड़े और हर लिहाज से मजबूत हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटे से मुल्क पाकिस्तान में वो कौन सा अंसर और जज्बा था जिसने पूरी कौम को एक शीशा पिलाई हुई और नाकाबिले अबूर दीवार में बदल दिया था। मसलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद रन ऑफ कच्छ पर तयशुदा कब्जा को हिंदुस्तान ने बिला जवाज जिंदा किया और फौजी तसादुम के नतीजे में हजीमत उठाई। ये ऐलान कर दिया कि आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग के लिए अपनी पसंद का मुहाज मुंतखब करेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से मुल्हिका सरहदों पर कोई जारहाना कदम ना किए, सिर्फ अपनी मुसल्लह फ़ौज को मामूल से ज़्यादा अलर्ट कर रखा था। यही वजह थी कि 6 सितंबर की सुबह जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए थे। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ईमान अफरोज़ और जज्बाए मर्द मुजाहिद से लबरेज़ कौम से खिताब की वजह से मुल्क अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। उनके इस खिताब ने कौम के अंदर गोया बिजलियां ही भर दी थीं। पाकिस्तानी आर्मी ने हर महाज पर अपने दुश्मन की जारहियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना महारतों से रोका ही नहीं बल्कि उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिमखाना में शाम को शराब की महफिलें सजाएंगे, लेकिन हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचा दे मारा कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज़ भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला और जान दे दी, मगर वतन की ज़मीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल न किया। और दूसरी जानिब चोविंडा के सेक्टर पर, जो कि हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम महाज था, को पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने असलाह और बारूद से नहीं बल्कि अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हिंदुस्तानी फ़ौज और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। लेकिन दोस्तों, जंग सितंबर 1965 में सिर्फ ज़मीनी फ़ौज ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी नेवी ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। इस जंग में नेवी की जंगी सरगर्मियां भी दीगर दिफाई इदारों की तरह काबिल फ़ख्र रहीं। ऐलान जंग होते ही बहरी यूनिट्स को मुतहरिक और फंक्शनल करके अपने अपने अहदाफ की तरफ रवाना कर दिया गया। कराची बंदरगाह के दिफा के साथ साथ साहिली पट्टी पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान के बहरी और तजारती रूट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाक बहरिया की ही थी। इसलिए समुद्री तिजारत को बहाल रखने के लिए गहरे समुद्रों में भी यूनिट्स भिजवाए गए। ये अमर तसल्ली बख्श है कि पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान का सामान तिजारत लाने और ले जाने वाले बहरी जहाज़ों ने बिला रोक टोक अपना सफ़र जारी रखा। इसके अलावा हिंदुस्तानी बहरिया को बंदरगाहों से बाहर तक न आने दिया। पाकिस्तानी नेवी की कामयाबी का दूसरा सबूत ये है कि हिंदुस्तान के तजारती जहाज़ सरस्वती और दीगर तो कितने अरसे तक पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत और हिफाजत
कराची की बंदरगाह में रहे। 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की फतह और कामयाबियों का दिन था। पाकिस्तानी नेवी का बहरी बेड़ा, जिसमें पाकिस्तान की वाहिद आबदोज PNS गाजी भी शामिल थी, हिंदुस्तान की साहिली पट्टी द्वारका पर हमला के लिए रवाना हुई। इस किले पर नस्ब रेडार हमारे पाक फिजाइया के ऑपरेशंस में एक रुकावट थी। मज़कूरा फ्लीट सिर्फ 20 मिनट तक द्वारका पर हमला आवर रहा। तोपों के धाने खुले और चंद मिनट में द्वारका तबाह हो चुका था। PNS गाजी का खौफ हिंदुस्तान की नेवी पर इस तरह गालिब था कि हिंदुस्तानी फ्लीट बंदरगाह से बाहर आने की जुर्रत न कर सके। हिंदुस्तानी जहाज तलवार को पाकिस्तानी बेड़े का सुराग लगाने के लिए भेजा गया, मगर वो भी गाजी के खौफ से किसी और तरफ निकल गया। दोस्तों, जहां ग्राउंड फोर्सेस और पाक बहरिया शामिल थी, वहीं इस जंग में पाक फिजाइया का भी बहुत अहम किरदार रहा। एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान जैसे काबिल फ़ख्र सपूतों और कमांडरों की जंगी हिकमत अमली और फ़ौजी ज़रूरतों के पेश नज़र तजवीज़ करदा निसाब के मुताबिक पाक फिजाइया ने अपने दुश्मन के खिलाफ हवाबाज घोड़ों को तैयार रखा, जैसा कि मुसलमानों को अपने दुश्मन के खिलाफ तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। ये हमारे हवाबाज 7 सितंबर को अपने अपने मुजव्वज़ा हदफ को हासिल करने के लिए दुश्मन पर झपट पड़े। एक तरफ स्क्वाड्रन लीडर MM आलम जैसे सपूत थे, जिन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराया था, तो दूसरी जानिब स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन और अलाउद्दीन जैसे शहीदों ने भी साबित कर दिया कि वतन की हुर्मत की खातिर इनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं है। पाकिस्तान के गाजी और मुजाहिद हवाबाजों ने हिंदुस्तान के जंगी हवाई अड्डों को इस तरह नुकसान पहुंचाया कि दुश्मन उसे आज तक नहीं भूल पाया। पाक फिजाइया ने मैदानी जंग में अपनी कारकिर्दगी से साबित कर दिया कि वो फरमाने कायदे-आज़म के मुताबिक सेकंड टू नन है। अगर सन 1965 की जंग का गैर जानिबदारी से और गैर जज्बाती जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि बड़े सरकश और खूनख्वार शिकार को पाकिस्तान ने छोटे से जाल में आसानी से कैद कर लिया था। सब कुछ कायदे-आज़म के बताए हुए उसूल ईमान, इत्तेहाद और नज़म पर अमल करने से हासिल हुआ। किसी भी ज़ाविया निगाह से देखें तो यही उसूल सन 1965 की जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का मरकज़ और महवर रहा। पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिली यकजहती, नज़रियाती और जगराफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर हर तरह का दिफा मिटाकर, इख्तलाफ भुलाकर और मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाको चने चबवाने का बेमिसाल अमली मुजाहरा था। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ था तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहली बार नमाज जुमा क्यों अदा की गई तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना कैसे वजूद में आया, इसे कितने 100 तरानों में से मुंतखब किया गया तो यहाँ क्लिक करें।